नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डीएलएड 2022 का जीके वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी क्योंकि यहाँ हम इस वीडियो में न सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे बल्कि एक क्वेश्चन के अंदर हमें जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे हम उन फैक्ट्स को भी लेते हुए चलेंगे और ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो डीएलएड, बीएड एंट्रेंस और यूटेट परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो के अंत में आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि हमें चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। देखिए, इंदिरा गांधी को सन 1971 में 1971 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। 1971 में वो प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री रहते हुए ही उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए इसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कि ऐसे भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सन 1955 में। सन 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था और जब इन्होंने भारत रत्न प्राप्त हुआ तब ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर उसके बाद सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद सन 1990 में मोरारजी देसाई को, ठीक है, तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न प्राप्त हुआ था और मोरारजी देसाई भारत के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान निशानी पाकिस्तान उन्हें मिला है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आप याद करते हुए चलिए, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद सन 1991 में राजीव गांधी को उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न उन्हें दिया गया था। ठीक है, और फिर सन 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न दिया गया और एक सन 1997 में गुलजारी लाल नंदा। ये गुलजारी लाल नंदा कौन थे? ये भारत के दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। जब जेएल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु के बाद ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद भी ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसलिए इनके कार्य को देखते हुए सन 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई, तो ये हुई थी सन 1954 से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? देखिए यहाँ नहीं पूछा है और ये क्वेश्चन 2022 का है, रिपीट तो नहीं होगा। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में हुए थे, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य में हुए थे। इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में फरवरी मार्च में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए? तो इस बार 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। एक है नागालैंड, दूसरा है मेघालय और तीसरा है त्रिपुरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। ठीक है, और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो ये सत्यमेव जयते है इसे किस ग्रंथ से लिया गया है? तो एक ग्रंथ है मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन यूटेट में पूछा गया था कि यम और नचिकेता के बीच संवाद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो उसका आंसर था कठोपनिषद। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, केदारनाथ में। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे तो उसमें उत्तराखंड में किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर है कत्यूरी राजवंश का। ठीक है, तो जब आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए तब यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़े को। ठीक है, इसके अलावा इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीलिया और हेपेटाइटिस बी ये
किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये करते हैं यकृत को। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था? बाबर का काल, अकबर का काल, जहांगीर या फिर शाहजहां का काल? तो यहाँ चित्रकला पूछा है, तो चित्रकला किसे पसंद थी? वो थी जहांगीर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर का काल। ठीक है, तो ये जो शाहजहां का काल है ये स्थापत्य, वास्तुकला या फिर हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। तो वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहां के काल को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मुगल काल का स्वर्ण युग किस राजा के काल को कहा जाता है, तब उसका आंसर होगा अकबर के काल को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, देखिए अक्सर एक क्वेश्चन सिखों के गुरु से संबंधित पूछा जाता है, तो चलिए सिखों से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने, ये आप सभी को पता होगा। और गुरु नानक देव से क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि सबसे पहले लंगर, ठीक है, जो यहाँ भोजन की व्यवस्था होती है ना, तो लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो वो भी किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद। तो जो गुरु अंगद थे, इन्होंने जो ये लंगर की व्यवस्था गुरु नानक देव ने स्टार्ट की थी, इस व्यवस्था को उन्होंने स्थायी बना दिया। इनसे पहले क्या होता था, लंगर कभी किसी दिन लगता था, किसी दिन नहीं लगता था, लेकिन गुरु अंगद ने लंगर की जो पूरी व्यवस्था थी इसे स्थायी बना दिया, और आज भी ये व्यवस्था आज भी चल रही है। ठीक है, और इसके साथ ही एक क्वेश्चन गुरु अंगद से एक और पूछा जाता है कि जो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि, तो इस गुरुमुखी लिपि की भी शुरुआत गुरु अंगद ने ही की थी। ठीक है, इसके साथ ही सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, तो इस आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, जहांगीर ने इनको मार दिया था, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? तो किसकी की थी? गुरु अर्जुन देव की। ये किस नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के। अगर आप अभी तो आपको याद हो जाएगा कि 5वें नंबर के गुरु थे, लेकिन आपको बाद में इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आप 5वें गुरु को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आप अर्जुन की स्पेलिंग लिखिएगा इंग्लिश में, और ARJUN, इसमें टोटल कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर है ना। तो 5 अक्षर हैं, 5 से आप 5वें गुरु को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर। जी गुरु तेग बहादुर थे, इनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। क्यों करवाई? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, इस कारण औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय कौन थे? वो थे ऑप्शन डी, पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डी गामा खुद एक पुर्तगाली था जो कि 1498 में भारत आया था। ठीक है, और इसके बाद भारत कौन आया? फिर आया ब्रिटिश। ब्रिटिश कब आए भारत? 1600 में। और डच कब आए? डच नीदरलैंड देश के थे, ये आए थे 1602 में। ठीक है, और फ्रेंच कंपनी भारत कब आई? सन 1664 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया? तो उन्होंने स्टार्ट किया था ऑप्शन ए, संवाद कौमुदी। ठीक है, और इसके साथ ही राजा राम मोहन राय ने एक फारसी भाषा में भी पत्रिका लॉन्च की थी, उसका नाम है मिरात उल अखबार। ठीक है, कब लॉन्च की? 1822 में। ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ ही हम अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है बंगाल गजट। बंगाल गजट को सन 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे प्रकाशित किया गया था, और जिसमें ऑप्शन डी है केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा, इन दो पत्रिकाओं का जो प्रकाशन किया था वो क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा
अक्सर पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? स्थायी वन मतलब कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तब तो मध्य प्रदेश टॉप में होगा। ठीक है, और अगर परसेंट के हिसाब से पूछे तब कौन होगा? तब होगा मिजोरम। ठीक है, पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये किया था ऑप्शन डी, शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि लाल किले के सामने स्थित है, और इसी लाल किले के भीतर उसने दिल्ली की राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, और इससे पहले राजधानी कहाँ थी? वो थी आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पर मिली थी? तो ये मिलती है हमें ऑप्शन ए, कालसी, देहरादून में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये किस आंदोलन के दौरान किया था? तो ये क्या था? ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? सन 1930 में। 23 अप्रैल सन 1930 को चंद्र सिंह गढ़वाली को उनके अंग्रेज अफसर के द्वारा आदेश मिलता है कि निहत्थे पठान जो भी आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, उन पर गोली चलाने का उन्हें आदेश मिलता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये निहत्थे हैं, मैं इन पर गोली क्यों चलाऊं, और गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। और इसी घटना के बाद मोतीलाल नेहरू पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली किस गढ़वाल रेजिमेंट से संबंधित थे? तो वो थे 2/18 रेजिमेंट से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? ऑप्शन ए, विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार हो जाएगा, मतलब कि ग्लेशियर बढ़ जाएंगे। अगर तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर घटेंगे, मतलब कि पिघलेंगे। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, सागरी जल के स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, बिल्कुल होगी। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सागर के जल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है, प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना। अगर तापमान बढ़ेगा तो जमने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायु की आर्द्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ठीक है, किसका किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायु का वेग या फिर पवन का वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एनीमोमीटर का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा ऑप्शन डी देखिए, तरल का घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, तरल आए या फिर द्रव आए, तो द्रव या तरल के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फेदोमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो वो बोली जाती है ऑप्शन ए, भारत में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है। देखिए यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको अगर याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई सन 1982 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नाबार्ड से संबंधित कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो वो समिति का नाम था क्या? शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन समिति ने ये सजेस्ट किया कि भारत में कृषि के विकास के लिए एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए, एक बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। इसी को हम कृषि बैंक या फिर नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है हवा महल उदयपुर। देखिए ये गलत है। हवा महल कहाँ है? यह है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली, मैंने अभी आपको बताया कि शाहजहाँ ने इसे बनाया था। इसके बाद ऑप्शन सी, चार मीनार हैदराबाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है चार मीनार से संबंधित कि चार मीनार किसने बनवाया? तो वो बनाया था कुली कुतुब शाह ने बनाया था। ठीक है, और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी का मकबरा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये है सासाराम
जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, जो शब्द है ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया? तो ये डाला गया था ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? ये होता है सन 1976 में। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अन्य 2 शब्द, मतलब कि टोटल प्रस्तावना में 3 शब्द डाले गए हैं। तो ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो धर्मनिरपेक्षता है, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है अखंडता। तो ये 3 शब्द ऐसे शब्द हैं जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रस्तावना में डाले गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब डाले गए? ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? अभी 51A में है। ठीक है, तो ये भी सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही ये संविधान में डाले गए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर डाला गया? तो वो समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। एक्चुअल में हुआ ये था कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इस पूरे 42वें संविधान संशोधन की सिफारिश ही स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। तो उसके अंदर ही एक मौलिक कर्तव्य भी है। तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य को भी किसने सजेस्ट किया था? वो क्या था? स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ को आप क्या किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अनुच्छेद 17 से संबंधित कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता के अंत से, मतलब कि जो छुआछूत रोकने संबंधी जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? सिविल सेवक का मतलब है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च IAS ऑफिसर कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए, कई परीक्षाओं में ये यूटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो ये होता है ऑप्शन डी 6 महीने का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ये किया गया था ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 2002 में। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा सन 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन सन 2009 में लाया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि RTE लाया तो 2009 में गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया था 1 अप्रैल सन 2010 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? देखिए प्रति व्यक्ति आय होता है, दूसरा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये भी बिल्कुल सही है, और तीसरा है ऑप्शन सी सकल नामांकन दर, जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो ये तीनों होते हैं, ऑप्शन डी नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि HDI को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था सन 1990 में। इसे इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई का कारण क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि मुद्रास्फीति या महंगाई तब होती है जब लोगों के पास रुपया कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है, जब मार्केट में बोले तो लोगों के पास, जब मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा रुपया आ जाता है तब महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मुद्रा की आपूर्ति में जब वृद्धि हो जाती है तब मुद्रास्फीति, जब तब महंगाई दर बढ़ती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ओजोन का अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो अधिकतम सांद्रता
किस परत में पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन सी, समताप मंडल में। ठीक है, और समस्त जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं तो ये किस मंडल में होती हैं? ये होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन हैं, ये किस मंडल में उड़ते हैं? तो उसका भी आंसर क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल में क्यों? क्योंकि वहाँ समताप मंडल में किसी प्रकार से कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, चिड़िया पक्षी ये वहाँ समताप मंडल तक नहीं पहुँचते, इसलिए एरोप्लेन या हवाई जहाज वो आराम से वहाँ उड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैव विविधता से संबंधित एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था सन 2002 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली गैस का नाम क्या है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन का के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन डी, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पौना का देश कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन बी, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उपयोग भी करता है और इसी कारण इसे पवनों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ये है ऑप्शन ए, हीरा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव जब अल्ट्रावायलेट मतलब कि पराबैंगनी किरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है तो क्या हो सकता है? तो उससे कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका आंसर है, देखिए त्वचा का कैंसर आपने सुना ही होगा, त्वचा का कैंसर हो जाता है। और दूसरा है प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, मतलब कि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल की तरह होती है? बिल्कुल होती है, ये सही है। ऑप्शन बी है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है? देखिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, चैटिंग तो हम कई लोगों से कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल होते हैं? बिल्कुल। और ऑप्शन डी है, चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चैटिंग केवल एक व्यक्ति से के साथ ही की जा सकती है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, शिक्षा दिवस तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ये करती है ऑप्शन डी, एड्स की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, फुटबॉल। इसे राजकीय खेल कब बनाया गया? सन 2011 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे ऑप्शन सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, और वर्ष 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो वो होंगे लॉस एंजल्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी? ये लिखी थी ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, एक क्वेश्चन बीएड में पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर की ऑडियो बुक, चूँकि एक ऑडियो बुक है, अगर आपने सुनी होगी तो उसमें अपनी आवाज़ किसने दी थी? तो ये दी थी गिरीश कर्नाड ने। किसने दी थी? गिरीश कर्नाड ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है ऑप्शन सी, वंदना कटारिया। ठीक है, और वंदना कटारिया को वर्ष 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन सी 5 जिले। ठीक है, ये 5 जिले कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे ऑप्शन ए प्रकाश पंत। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित कहने का मतलब है जिसे जनता द्वारा चुना गया। तो पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपके पेपर में कि उत्तराखंड का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो वो किया था रमेश पोखरियाल ने। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, देखिए पिछले साल का क्वेश्चन है, तो 2022 में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था? तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है कि जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत ने कौन सा अभियान चलाया? तो वो चलाया कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है ऑप्शन सी चावल। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरसों। देखिए जो सरसों हैं ये रबी की फसल होती हैं। ठीक है। रबी की फसल और कौन कौन सी होती हैं? जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, मटर और आलू भी एक क्या है? रबी की फसल होती है। रबी की फसल वो फसल होती हैं जिन्हें जिन्हें जाड़ों के महीनों में, मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में उगाया जाता है, उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। ठीक है। एक तरीके से आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, रबी, देखिए रबी का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, और जाड़ों में सूर्य कम निकलता है ना, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं रबी रबी से। ठीक है। और बाकी जो इसमें ऑप्शन है, मक्का, मूंगफली, बाजरा और चावल, ये किस की फसल है? ये है खरीफ की फसल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बेंगलोर। ठीक है। जो बेंगलुरु है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, इसी कारण इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का क्या मतलब है? जो कोयला या फिर हम डीजल आदि से जो ऊर्जा पैदा की जाती है, बिजली पैदा की जाती है, तो इस प्रकार तापीय ऊर्जा संयंत्र से क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, ये किसके द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है? तो ये रखा जाता है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। आरबीआई के द्वारा। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 में। एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है कोलकाता में। ठीक है। और सन 1937 में इसे कोलकाता से बम्बई शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब कि मुंबई शिफ्ट कर लिया जाता है। ठीक है। पहले मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था, और उसके बाद सन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि इसे भारत सरकार पूर्णतः अपने अंडर में ले लेती है। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आपको हमारे जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए और उसके अंदर जो मैंने आपको फैक्ट बताए ये आपको अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।